नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट में एक छोटा सा टॉपिक है एकात्मक शासन प्रणाली। पिछले वीडियो में हमने संघात्मक शासन व्यवस्था पे चर्चा की थी और इसमें हम पढ़ेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। तो एकात्मक शासन वह होता है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की सारी शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित होती हैं और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व और उसकी शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है। डाइसी कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। इस शासन में देश के लिए एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक न्यायपालिका होती है। केंद्र सरकार समस्त देश की सरकार होती है और सभी विषयों में उसकी सत्ता सर्वोच्च रहती है। जैसे आजादी से पहले भारत में एकात्मक शासन था, केंद्र सरकार थी और भारत के प्रशासन के लिए उसे प्रांतों में बांटा हुआ था 1935 के अधिनियम से पहले। तो इसलिए प्रांतों के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे। भारत के प्रांत भारत के प्रशासनिक अंग मात्र थे और उनकी उतनी ही शक्तियां थी जितनी कि केंद्र द्वारा उनको प्रदत्त की गई थी। डॉक्टर फाइनर मानते हैं कि एकात्मक राज्य वह राज्य है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और जिनकी इच्छा एवं जिसके अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानूनन सर्वशक्तिमान होते हैं। डाइसी भी मानते हैं कि एकात्मक का तात्पर्य एक ही दृष्टिकोण संप्रभुता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण है, वह शक्ति चाहे संसद हो या जार हो। विलोबी मानते हैं कि एकात्मक राज्यों में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार के हाथ में रहते हैं। ये सरकार इच्छानुसार जैसे वो उचित समझे उन शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में कर देती है। गार्नर के अनुसार एकात्मक शासन वो शासन है जिसमें शासन की सर्वोच्च सत्ता संविधान द्वारा केंद्र को प्रदान कर दी जाती है और केंद्र से ही स्थानीय संस्थाएं शक्ति या स्वायत्ता प्राप्त करती है, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी केवल उसी से प्राप्त करती है। तब उस देश में एकात्मक सरकार मानी जा सकती है। हार्मन फाइनर मानते हैं कि एकात्मक राज्य वो है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक ही केंद्र में निहित रहे, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैज्ञानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकात्मक शासन में एक तरीके से उसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो एकात्मक शासन में शक्ति विभाजन नहीं होता। शासन की सुविधा के लिए देश को कुछ भागों में बांट देते हैं, परंतु ये प्रशासनिक इकाइयां संघात्मक शासन के प्रांतों के समान स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होती। ये केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होती है और उसके पूर्णतः अधीन होती है। उनकी सत्ता संविधान प्रदत्त अथवा मौलिक नहीं होती, उन्हें केवल वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाती हैं। केंद्र सरकार स्वविवेक से उनकी शक्तियों को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। एकात्मक शासन में संविधान द्वारा समस्त शक्तियां केंद्र को दी जाती हैं, परंतु केंद्र सरकार सुविधा की दृष्टि से कुछ शक्तियां घटक प्रांतों को सौंप देती है। इस प्रकार यदि एकात्मक शासन वाले देशों का उदाहरण हम देखें तो वर्तमान समय में यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, स्वीडन, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, हॉलैंड जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, इन सब में एकात्मक शासन व्यवस्था वर्तमान में पाई जाती है। इनमें एकहरी नागरिकता भी होती है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्तियां केंद्र में होती हैं। स्थानीय सरकारों का स्वरूप और उनकी शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एकहरी नागरिकता अनिवार्य रूप से होती है। एकहरी नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि उस देश में एकात्मक शासन ही हो, एकहरी नागरिकता संघात्मक व्यवस्था में भी हो सकता है। एकात्मक शासन वाले देश का संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, लचीला या कठोर कैसा भी हो सकता है। एकात्मक शासन में न्याय पद्धति का रूप
उस प्रकार के निर्णायक का नहीं होता जैसा कि संघात्मक शासन में निर्णायक स्वरूप वाला होता है। इसमें न्यायपालिका का कार्य यही देखना होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून ठीक ढंग से क्रियान्वित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। एकात्मक शासन में स्थानीय अधिकारी केंद्रीय शासन के अंग ही होते हैं, वे केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। एकात्मक सरकार में कानूनों में एकरूपता पाई जाती है, इसके अंतर्गत केवल केंद्र सरकार के कानून ही होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में समस्त देश में एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका सभी कार्यों की देखरेख करती है। अब हम इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। तो प्रशासनिक एकता या प्रशासनिक एकरूपता इस शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण है। इस शासन व्यवस्था में समस्त देश के लिए एक से कानून होते हैं, एक से नियम होते हैं, समान विधियों से शासित होने के कारण राष्ट्रीय एकरूपता या राष्ट्रीय एकता की स्थापना हो जाती है। प्रशासनिक शक्ति संपन्नता केंद्र शासन के हाथ में, केंद्रीय शासन के हाथ में संपूर्ण शक्ति निहित होने से केंद्रीय सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर सभी विषयों के संबंध में ठीक प्रकार से दृढ़तापूर्वक काम करती है और संकट काल के लिए ये व्यवस्था बहुत ही उपयुक्त है। युद्ध, आर्थिक संकट, अन्य प्रकार की असाधारण परिस्थितियों में शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने, शीघ्र ही उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता होती है, जो एकात्मक शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से कर लेती है। इसी बात को ध्यान में रख के भारतीय संविधान में भी संकट काल में संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में परिवर्तित करने की व्यवस्था आर्टिकल 352 के जरिए की गई है। ये छोटे देशों के लिए बहुत ही उपयुक्त शासन व्यवस्था है, क्योंकि ये उन सब में भेद समाप्त करके संगठन और एकता स्थापित करती है और ये सरल संघर्ष रहित शासन व्यवस्था है जो एफिशिएंट और फर्म गवर्नेंस देती है। कम खर्चीली मितव्ययी व्यवस्था है, लचीला शासन रहता है, आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत उत्तम रहता है, सुदृढ़ विदेश नीति का निर्माण हो पाता है, राष्ट्रीय एकता आ पाती है और संगठन की सरलता भी रहती है। अब इसके दोषों पे चर्चा करते हैं। तो इसमें केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय बना रहता है। एकात्मक शासन में राजनीतिक चेतना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनता को शासन संबंधी विषयों में पहल करने का अधिकार नहीं मिलता। जनता राजनीतिक मामलों में उदासीन बन जाती है, कानून वास्तविक जनमत को परिलक्षित नहीं कर पाते और इस प्रकार की उदासीनता लोकतंत्र के लिए अच्छी साबित नहीं होती। इसमें अक्षम और अकुशल शासन के भी बने रहने की संभावना रहती है। स्थानीय संस्थाओं के कार्य में बाधा आती है। एकात्मक शासन स्थानीय पहल को प्रोत्साहित नहीं करता। इसमें नौकरशाही का शासन बढ़ जाता है क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होता। विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र बड़े होते हैं, अधिक जनसंख्या वाले होते हैं और वहाँ पर भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति की विविधताएं होती हैं, तो एकात्मक शासन के आधार पर वहाँ काम करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार विविधताओं वाले विशाल राज्यों के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था ही ज्यादा उपयुक्त होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं। और ये अपने रूप में एक तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक भी होती है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में निर्णयों के सहभागिता का कोई प्रश्न नहीं होता। इसमें एकीकृत स्तर पर ही एक केंद्रीय सरकार के माध्यम से निर्णय किया जाता है, जिससे शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है और इस प्रकार एकात्मक सरकार केवल छोटे देशों में ही ज्यादा अच्छा तरीके से शासन दे पाती है। एकात्मक शासन से राष्ट्रीयता का विकास तो हो सकता है, लेकिन शासन के निरंकुश बनने का भी भय रहता है। आधुनिक युग में इसका प्रचलन विश्व के बहुत कम व्यवस्थाओं में पाया जाता है। एकात्मक राज्य शक्तियों के केंद्रीकरण पर आधारित होता है, ये जबकि संघीय व्यवस्था जो होती है वो विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। इस प्रकार यदि संघात्मक व्यवस्था से तुलना करें तो शक्तियों का विभाजन ऐसा है जो एकात्मक शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं मिलता, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था है वहां पे केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है।
स्थानीय सरकार की जो स्थिति है वो एकात्मक व्यवस्था में बहुत दुर्बल हो जाती है। नागरिक जो हैं वो एकल नागरिकता को प्राप्त करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था में, जबकि संघीय व्यवस्था में उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। इसी प्रकार संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था में अलिखित भी हो सकता है, परंतु संघात्मक शासन व्यवस्था में वो कठोर मिलता है और लिखित मिलता है। और न्यायपालिका की स्थिति भी संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्च निर्णायक के रूप में होती है। एकात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका संप्रभु हो जाती है, जैसे कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स है, या लेकिन अमेरिका में संविधान है वो सर्वोच्च है, क्योंकि वहां पे संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक व्यवस्था के स्वेच्छाचारी होने का भय बना रहता है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में स्वेच्छाचारिता का भय बहुत सारे स्तर पर सरकार होने के कारण और उनके नियामक के रूप में न्यायपालिकीय सर्वोच्चता के कारण वो भय नहीं रहता, उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण रहता है। एक तरीके से फाइनली यदि हम माने तो छोटे देशों के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि बड़े देशों के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था, जहां विविधताएं हैं भाषाई, धार्मिक, नस्लीय, तो वहां संघात्मक शासन व्यवस्था है वो ज्यादा फिट रहती है। धन्यवाद।